आईएससी एग्रीकल्चर बिहार बोर्ड में आपका स्वागत है। आज हम लोग मक्का को देख रहे हैं, जो कि हमारा तीसरा मुख्य क्रॉप है। अगर हम तीसरा मुख्य क्रॉप है धान गेहूँ के बाद, तो जैसा कि जानते हैं वैसे ये हर बोर्ड के लिए सेम है। बस एक दो कंटेंट आप जैसे किस राज्य में प्रोडक्शन हो आपके राज्य का चेंज होता है, लेकिन बाद बाकी मैक्सिमम चीज़ सभी राज्यों के आईएससी एग्रीकल्चर में सेम ही होते हैं। इसीलिए चलिए देखते हैं। पहला है कि यहाँ पे बिहार देश का प्रमुख मक्का उत्पादक राज्य है और इसकी खेती तीनों मौसम में होती है। ठीक है, खरीफ रबी और जायद तीनों मौसम में होती है। ठीक है, मक्का सबसे ज़्यादा उपज देता है अनाज खाद्यान्न फसलों में। मक्का का उपयोग हम लोग खाने में करते हैं, पशु आहार में भी करते हैं। औद्योगिक सामान यानी पॉपकॉर्न सब जो आपका बनता है वही बनता है, इसलिए यहाँ औद्योगिक लिखा गया। ठीक है, मगर विभिन्न खाद में जैसे पॉपकॉर्न, स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न। ठीक है, मक्का की अच्छी गुणवत्ता वाली किस्म आदान इसमें। ठीक है, और आजकल क्यूपीएम भी आएगा। क्यूपीएम हम लोग यानी क्वालिटी प्रोटीन मक्का बाद में देखेंगे। पहले ये है उद्भव और विकास। उसका उद्भव कहाँ है? उसका उद्भव मध्य अमेरिका यानी मिडिल सेंट्रल अमेरिका या मैक्सिको में होती है, यानी मैक्सिको में हुआ। ठीक है, उसके बाद है कि मक्का भारत में कब लाएगा? तो 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। ठीक है, अब ये क्षेत्र विस्तार और वितरण ये राज्य व राज्य अलग हो सकता है। तो जैसे ये बिहार का बुक है, टेक्स्ट बुक, तो इसीलिए इसमें बिहार का दिया गया। तो बिहार तो मक्का खेती खरीफ रबी जायद तीनों में होती है और इसका उत्पादन 29 लाख टन है। ठीक है, कितनी प्रोडक्शन है? 29 लाख टन और उत्पादकता लगभग 4 टन प्रति हेक्टेयर है। खरीफ मक्का के बनस्पत रबी और गर्मा की उपज जो है खरीफ से ज़्यादा होती है। ठीक है, और बिहार में बृहद पैमाने पर मक्का की खेती कोसी और दियारा क्षेत्र में की जाती है। उसके बाद है उन्नत प्रभेद। उन्नत प्रभेद आपका है, हम 3 मौसम में लगाते हैं। खरीफ में पूछेगा कि खरीफ में कब से कब लगाते हैं? तो 25 मई से 15 जून तक लगाते। उसके लिए वेरायटी कौन कौन सी? शक्तिमान 1, 2, पुसागा, शंकर मक्का, गंगा, ये सब वेरायटी। अलग पकने की अवधि है वेरायटी वाइज वेरायटी 110 से 115। इसका पुसागात शंकर आगात यानी जो अर्ली वेरायटी लगाते 185 से 90 दिन में ही पक जाता है। यह है शंकर प्रभेद इतना। और संकुल प्रभेद जो है स्वान और देवकी है। अब इसका उत्पादकता कितना है? तो 35 से 40 क्विंटल पर हेक्टेयर, 40 से 45 क्विंटल। इसका 55 से 60 है। SHM1 का अभियुक्त। इसका रंग कैसा? सफ़ेद, पीला, नारंगी, पीला, 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 सफ़ेद। अगला है रबी। रबी में हम लोग 15 अक्टूबर से 20 नवंबर तक लगाते हैं। उसकी वैरायटी शक्तिमान 1 से लेकर 5 तक। राजेंद्र शंकर मक्का 1, 2, दीपज्वाला, गंगा, डीएच, स्वान, देवकी और लक्ष्मी जो शंकर प्रभुद में है 3 वैरायटी। ठीक है, पकने की अवधि है वही 150 155 से 160 दिन है। उपज 75 से 80 से लेकर 85 से 90 और कम से कम 65 से 70 है शंकर प्रभुद। उसके बाद है बसंत या जायद। 15 फरवरी से हम लोग 20 अप्रैल के बीच में इसको लगाते हैं। इसकी वैरायटी शक्तिमान 1, 2, गंगा, स्वान, शंकर प्रभुद में आ जाएगा। आगे जलवायु। ठीक है, मक्का जो है मेनली गर्म मौसम का पौधा। ठीक है, इसका अंकुरण यानी जर्मिनेशन के लिए कितना डिग्री चाहिए? तो इसका 20 से 21 या 21 डिग्री सेंटीग्रेड हमको चाहिए। वृद्धि के समय 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए। नरमंजरी जिसमें मंजर निकलता है उस टाइम अधिक तापमान या कम नमी होगा तो उससे क्या होगा? हानि हो जाएगा। ठीक है, मक्का पकने की अवधि अवस्था को छोड़कर शेष सभी अवस्था में तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होना चाहिए। यानी जो ऑप्टिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। पकते समय कैसा मौसम होना चाहिए? गर्म और शुष्क वातावरण होना चाहिए। मिट्टी मक्का की मिट्टी के लिए जल निकासी वाली और उपजाऊ बलुई दोमट मिट्टी से दोमट मिट्टी जिसमें जीवांश यानी बायोमास का प्रचुर मात्रा होगा, वो pH उसका हो जाएगा 5.5 से 7.5 होता है। क्यों? इसमें जल निकासी वाली मृदा इसलिए चाहिए क्योंकि यह जल जमाव के प्रति संवेदनशील होता है, यानी बहुत सेंसिटिव होता है। अब एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस। खेत की तैयारी के लिए 1 से 2 जुताई मिट्टी पलटने वाले हाल से कर देंगे। उसके बाद ढीला रही तो मिट्टी भुरभुरी हो जाएगा। बुआई से 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर जो है वो गोबर की सड़ी खाद या वर्मी कंपोस्ट देंगे। बीज दर जो आपका सीड रेट है वो क्या है? 20 kg पर हेक्टेयर। बीज उपचार कैसे करेंगे? फफूंदनाशक दवा कैप्टन, थीरम या बेबिस्टिन से 2 से 2.5 ग्राम प्रति केजी यानी 1 किलो बीज के 2 से 2.5 ग्राम कैप्टन, थीरम या बेबिस्टिन से उपचारित करें। बुआई की विधि कैसे? खरीफ रबी और बसंत तीनों में बांटा गया। तीनों अलग मौसम में लगाते हैं। तो खरीफ में हम लोग लगाएंगे दूरी कितनी से कितनी? 60 × 20 और गहराई रखेंगे 3 से 5। रबी में भी वही 60, लेकिन यहाँ रो टू रो 60 है, लेकिन प्लांट टू प्लांट यहाँ 25 हो जाएगी। एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी हो जाएगी 20। यहाँ 20 है रबी में,
25% और जायद में भी फिर 20 है। तो पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर और एक रो जो है अगले रो की दूरी हो जाएगी ये 60 सेंटीमीटर। वो नहीं कह रहा है 5 सेंटीमीटर में होता है तो 3 से 5, 4 से 5 और 3 से 5 लगा सकते हैं। ठीक है। अब उर्वरक प्रबंधन नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास खरीफ में, रबी में और बसंतकालीन गर्मी में। तो यहाँ बुआई से हम लोग देंगे 30, 40 और 30। ठीक है। फिर उसके बाद नाइट्रोजन को दे दिए, सॉरी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास बुआई से देंगे 60, 30, 60 और 40। और हम लोग जानते हैं कि फास्फोरस पोटास को एक ही बार दे देते हैं फुल डोज, और नाइट्रोजन का आधा, और उसको हम लोग स्प्लिट डोज यानी उसके बाद उसके डोज को बांट देते हैं, किसी को हाफ, फिर उसके हाफ में 2 या 3 बार में देते हैं। तो इसलिए यहाँ 3 बार में दिया है, यहाँ 60 और 30। घुटने पर जब हो जाएगा तो हम लोग 60 देंगे, धनबाल निकालने के समय फिर हम 30 देंगे। ठीक उसी तरह रबी में लगाएंगे तो 40, 75 और 50 देंगे बुआई के समय, और घुटने भर के पौधा होने के बाद 40 देंगे, और धनबाल निकलने के बाद भी नाइट्रोजन 40 देंगे। अब है बसंत और जायद में, बसंत और जायद में भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास 40-40 देंगे और घुटने भर। उसके बाद हम लोग फास्फोरस, पोटास तीनों को हम लोग फर्स्ट डोज जो है नाइट्रोजन को हम लोग 2 स्प्लिट डोज में कर दिए, फास्फोरस पोटास को एक ही बार, जब हम लोग पहली बार देंगे तीनों, उसके बाद जब घुटने भर की हो जाएगी 40 देंगे। ठीक है। यहाँ दिया गया रबी में दूसरा जो नाइट्रोजन का डोज देते हैं 50 से 60 दिन के बाद देते हैं। खरीफ या बसंत में जायद पर बोले कि दूसरी की 35 से 40 दिन के बाद दे देते हैं। जिंक सल्फेट का व्यवहार 3 साल में, यानी 3 साल मक्का खेती करेंगे तो 20 से 25 किलो पर हेक्टेयर की दर से हम लोग उसमें जिंक सल्फेट भी देंगे। सिंचाई रबी और गर्मा दोनों मौसम में 5 से 6 सिंचाई हम लोग देते हैं। खरीफ में आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है। बल्कि जल निकासी का प्रबंध अत्यंत आवश्यक है। सूखे की स्थिति में दानों में दूध बनते समय नमी के लिए सिंचाई आवश्यक है। मोचा निकालने से दाने बनने तक खेत में पर्याप्त नमी रहना आवश्यक है। निकाय गुड़ाई खरपतवार प्रबंधन है। बुआई के दूसरे दिन जमीन की सतह पर खरपतवार एट्राजिन जो हम लोग 50%, 50% नाइट्रोजन, 1.5 kg एक्टिव इंग्रेडिएंट, 1.5 kg एक्टिव इंग्रेडिएंट यानी जिसमें 50% है, इसलिए 3 kg दवा को 700 लीटर पानी में घोल कर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर देते हैं। ठीक है। इस खरपतवार छिड़काव से 20 से 25 दिन के बाद भी रबी मक्के में किया जा सकता है। जिस खेत में कीटनाशक दवा का उपयोग नहीं किया तो उस खेत में मक्का का कतारों इस खुरपी से निकलवानी कर नाइट्रोजन का फर्स्ट डोज देते हैं। ठीक है। अगला है मक्के के साथ मिश्रित खेती। रबी में हम लोग एक साथ मक्का के साथ आलू लगा सकते हैं, मूली लगा सकते हैं, मटर लगा सकते हैं या राजमा लगा सकते हैं। खरीफ में मक्का के साथ झिंगनी लगा सकते हैं, उड़द लगा सकते हैं, लोबिया और अरहर लगा सकते हैं। कटाई रबी मौसम में मोचा निकलने से 50 से 60 दिन के बाद किसमें, रबी मौसम में। खरीफ और जायद में 35-40 दिन के बाद भुट्टा पक जाता है, तो कटाई कर लेते हैं। अगला है क्वालिटी प्रोटीन मक्का यानी क्यूपीएम। क्यूपीएम क्या होता है? क्वालिटी प्रोटीन मक्का में उच्च मात्रा में लाइसिन होता है 5% और ट्रिप्टोफैन, लाइसिन 5 और ट्रिप्टोफैन अच्छी मात्रा में होता है, और इसमें संतुलित अम्ल संरचना वाले पार्टिकल का इसका वैरायटी जो है शक्तिमान 1, 2, 3, 4 और 5 है। ठीक है। अब इसका हम लोग देखेंगे रोग और कीट। तो मेनली है इसमें हम लोग इसका रोग और कीट देखेंगे। जो मुख्य रोग और कीट है, जो आपका कीट है उसका नाम है, सबसे जो मुख्य कीट और पिछले 2 साल से जो सबसे ज़्यादा मक्का को नुकसान पहुंचाता है वो फॉल आर्मीवर्म। अब इसका लक्षण क्या है? शुरू की अवस्था में पिल्लू जो है पत्तियों को खुरच कर खाते हैं, फिर तना में प्रवेश कर खाते हैं, और जिससे पत्तियां निकलने पर समानांतर बड़े बड़े छेद दिखते हैं। जैसे पिल्लू बढ़ते हैं वे पत्तियों को काट कर खाते हैं। गामा में मल दिखाई देते हैं, भुट्टा लगने पर दोनों को खाकर बर्बाद कर देते हैं। अब इसका प्रबंधन कैसे करेंगे? बुआई से 15 से 20 दिन के बाद फेरोमोन ट्रैप जो है 10 ट्रैप यानी 10 ट्रैप लगाएंगे। पिल्लू के शुरू की अवस्था में 5% नीम का जो चूर्ण होता है या अर्क या नीम की आधारित कोई भी दवा 5 ml पर लीटर की दर से छिड़काव करेंगे। या इमामेक्टिन बेंजोएट जो होता है 5 SG उसको 2 ग्राम पर 5 लीटर पानी की दर से, या थायोमेथेक्सोन 12.6% प्लस उसके बाद लेमडा सायोहेथलिन जो 9.5% दवा का 0.5 ml पर लीटर की दर से छिड़काव करें। दूसरा है तना बेधक। इसका कीट जो है सुसु तना में छेद करके अंतिम भाग को खा जाता है
इससे क्या होता है, तना भाग मुरझाकर सूख जाता है, इसको डेड हर्ड भी कहते हैं। तो फसल के अंकुरण के 2 सप्ताह बाद दानेदार दवा कार्बोफ्यूरॉन 3G का व्यवहार 7 से 8 दाना पर घावा करना चाहिए। घावा में डेल्टा मिथ्रिन 250 से 300 ml प्रति हेक्टेयर दर से 10 दिन के अंदर पर 3 बार छिड़काव करेंगे। यही जो हमारा मुख्य कीट है। अब हम रोग में है पहले पतझड़ क्षरण, पत्ती को भूरे रंग के छोटे छोटे गोल अंडाकार धब्बे बनते हैं जो पीले हवा मंडल से घिरे रहते हैं, जो बाद में आपस में मिलकर बड़े हो जाते हैं और नियमित आकार के होते हैं। कैसे बीमारी प्रकट होती है, इसका उपाय हम लोग क्या करेंगे, मैनकोजेब जो है 2 ग्राम पर हेक्टेयर की दर से 2 ग्राम पर लीटर की दर से छिड़काव करेंगे। दूसरा है स्टॉक रोट यानी तनाशरण। तो तने की पेड़ियों पर जलीय दवाई धब्बे दिखाई देते हैं जो शीघ्र सड़ने लगती है, इससे दुर्गंध आती है, पत्तियां पीले पड़कर सूख जाती है और तने का निचला भाग सड़कर मुलायम हो जाता है, जिससे पौधे मुरझाकर गिर जाते हैं। कैसे करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर की 4 kg मात्रा को 1000 लीटर पानी में घोल कर पौधे के निचले भाग का छिड़काव करें 5 दिन के अंतर पर 2 बार। आई होप वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। जो भी सुझाव होंगे या क्वेश्चन होंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े। थैंक यू।